नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आपकी कक्षा 11 की क्लासेस भौतिक विज्ञान की। इससे पहले हम क्लासेस शुरू करें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आपके इस भौतिक विज्ञान के कक्षा 11 के भाग 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने। जैसे कि आपको पता होगा पहले से ही, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जो पहला टॉपिक है वो भौतिक जगत का है। भौतिक जगत में भौतिकी के मुख्य उद्देश्य, भौतिकी में क्या है उसकी संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इसके बाद पढ़ेंगे मापन और मात्रक, जिसमें भौतिक राशियों को मापना, अन्य सब चीज़ों को, इनकी जानकारी दी जाएगी। फिर अगला अध्याय आता है सरल रेखा में गति, उस पर बात की जाएगी। उसके बाद आता है समतल में गति। फिर गति के नियम का एक अध्याय है, इसमें गति के सारे नियम जो न्यूटन ने दिए थे उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर एक चैप्टर है, उसका अध्ययन किया जाएगा। और फिर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति का अध्ययन है। और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण। ये आपकी लगभग कह सकते हैं पूरी क्लासिकल फिजिक्स है। लेकिन ये तो बताना भूल गया, ये क्लासिकल क्या होता है। इससे पहले हम सीखते हैं कुछ विज्ञान के कुछ विशेष चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपने एक शब्द सुना है विज्ञान, लेकिन विज्ञान को साइंस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस। अब जरा सोचें कि जो साइंस शब्द है वो क्या है। साइंस का जो उद्भव है ये लैटिन के सिंटिया से हुआ है। सिंटिया, आप सिर्फ हिंदी मीडियम से हैं तो कि हिंदी मीडियम से ही लिखने का प्रयास करूंगा। सिंटिया जो शब्द है ये लैटिन का है। और इस लैटिन शब्द का जो सिंटिया है इसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। ऐसे ही अगर हम अरबी की बात करें तो अरबी में एक शब्द होता है इल्म। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना कि तुमको इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो इल्म मतलब तुमको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो इल्म का मतलब भी होता है जानना। एक शब्द है इल्म, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। इल्म कौन किसका शब्द है? अरबी का। और उसी प्रकार अगर हम अपनी भारत की भाषा, जो मूल भाषा थी पहले संस्कृत, तो संस्कृत में कहते हैं विज्ञानम। विज्ञानम का अगर आप देखा जाए तो वि धन ज्ञान धन ल्यूट, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या अर्थ होता है? विशेष ज्ञान। कुल मिलाकर हम बात करते हैं अगर हम साइंस की, विज्ञान की, तो उसकी संपूर्ण संक्षिप्त आशय सिर्फ ये निकलता है कि ज्ञान, जानकारी, विशेष ज्ञान। और ये विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान का आशय है कि किसी भी प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को किसी भी तरीके से करने के लिए जो अध्ययन करते हैं विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से, उसको कहते हैं विज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन अगर किसी भी संदर्भ में विशेष रूप से क्यों, कैसे का लॉजिक लगाते हुए अध्ययन शुरू हो जाए तो जान जाओ कि आप विज्ञान के अंतर्गत आ चुके हो। अब विज्ञान में तो बहुत सारी विज्ञान है। अगर हम जीवों का अध्ययन करते हैं विशेष रूप से तो जीव विज्ञान, वनस्पति का अध्ययन करते हैं विशेष रूप से तो वनस्पति विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान, रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो रसायन विज्ञान, प्रकृति का अध्ययन करते हैं प्राकृतिक विज्ञान, और उसी प्राकृतिक विज्ञान का दूसरा नाम फिजिक्स। अभी हम बात करते हैं इसके विपरीत। भौतिकी जो होती है, उस भौतिकी को यहाँ से हम क्योंकि हमारा विषय भौतिकी ही है, हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भौतिकी क्या है? भौतिकी को हम हिंदी में तो फिजिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में। जो फिजिक्स की जो उत्पत्ति है ये फ्यूसिस से हुई है।
फ्यूसिस। और ये फ्यूसिस चूँकि यूनानी शब्द है और इस यूनान में फ्यूसिस का अर्थ होता है, ये यूनानी शब्द है, ध्यान रखिएगा, मैं संक्षिप्त में बोर्ड में कम लिख रहा हूँ। यूनानी को फिजिक्स में यानी यूनानी को फ्यूसिस बोलते हैं यूनानी में, और फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वो है प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, सिंपल सा। और नेचर में क्या है? नेचर में है द्रव्य है और ऊर्जा है। यही सब चीजों से मिलकर प्रकृति बनी है, या तो द्रव्य है, या तो ऊर्जा है, या तो मैटर है, अथवा एनर्जी है। और एनर्जी और मैटर दो ही आइटम है। द्रव्य को अगर हम m से शो करें, एनर्जी को E से शो करें, तो आपके इसी भौतिकी में विशेष रूप से वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने इस प्रकृति के अध्ययन को एक समीकरण रूप में दे दिया जिसका नाम है E बराबर mc²। ये किसने दिया? आइंस्टीन। अब इन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकृति में ये तो ऊर्जा है या द्रव्यमान है, या फिर इनका आपस में ही क्रियाएं हैं, और इन्हीं द्रव्यमान, ऊर्जा और इनकी अन्योन्य क्रियाओं का जो अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, वो कहलाता है भौतिकी। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें नेचर का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सा है। आप चूंकि भौतिकी के अभ्यर्थी हैं, भौतिकी के छात्र हैं, तो आपको भौतिकी की परिभाषाएं कम से कम स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इसकी हम संक्षिप्त में बात कर लें तो जो C है ये प्रकाश की चाल होती है, और यम है ये द्रव्यमान है, ये ऊर्जा है। इन्होंने कहा कि अगर कहीं भी प्रकृति में द्रव्यमान घट रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। इस इक्वेशन से उन्होंने कई प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन। याद रहे, नाम भूलने वाली चीज़ नहीं है, तो याद। अब आपका अगला टॉपिक आता है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। यानी कि जो भौतिकी का प्रयोजन मतलब पर्पज, ये जो भौतिकी है इसे है क्यों, किस रूप में है, कैसी है, और इसका उत्तेजना का मीन्स इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी इसमें क्या खास चीज़ है, तो वो हम जानते हैं कुछ छोटे रूप में। इससे हम भौतिकी की उत्तेजना की बात करें, भौतिकी का प्रयोजन, ये आपके सिलेबस की बात हो रही। पढ़ने को तो भौतिकी में इतना कुछ है कि आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और भौतिकी समाप्त नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमको अपने स्तर से पढ़ना है, अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ना है, NCERT ने जो हमको निर्धारित गाइडलाइन दे रखी है उसके अनुरूप पढ़ना है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। जो टॉपिक है उस पर बेस बनाना पड़ता है। प्रयोजन का मतलब होता है हमारा पर्पस क्या है पढ़ने का। तो भौतिकी को हम बता दें, मुख्य रूप से होती दो प्रकार की भौतिकी। स्थूल भौतिकी, देखिए अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करें भौतिकी को, तो मुख्य रूप से दो तरह की होती है, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल का मतलब ऐसी चीज़ों का अध्ययन जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आता है। और सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत वे चीज़ों का अध्ययन जिनको हम आँखों से देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, कुछ भी कह सकते, उनको हम अनुभव नहीं ला सकते, वो कहलाती हैं सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत। अब इसके भी कई सारे पार्ट हैं। इस स्थूल भौतिकी को हमें दूसरा नाम भी दे सकते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी, क्लासिकल। इसी को हमें अभी आप सब देख लिया था मैंने, अभी शुरुआत में मैंने एक शब्द लिया था क्लासिकल का नाम लिया था मैंने, तो उसी क्लासिकल को ही
कहते हैं हिंदी में चिरसम्मत, और सूक्ष्म को क्वांटम। क्वांटम यांत्रिकी या भौतिकी कुछ भी दे सकते, क्योंकि यांत्रिकी ही होती है सब चीजें। अब इस सूक्ष्म के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिनका हमें अध्ययन करना है? तो सूक्ष्म में हम सबसे पहले बात होती है नॉर्मल यांत्रिकी। यांत्रिकी में जिसमें मशीनों का, यंत्रों का, न्यूटन संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली चीजों का अध्ययन जो करते हैं वो सब कहलाता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसके बाद आता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। इसमें भौतिक विज्ञान है तो सारी भौतिक विज्ञान, लेकिन अध्ययन करने के लिए हमको अलग अलग पार्ट में दे दिया गया। पहले यांत्रिकी रखा, पहले तो सूक्ष्म और स्थूल में बांट दिया, फिर स्थूल के अंतर्गत यांत्रिकी, यंत्रों का अध्ययन, फिर प्रकाशिकी, प्रकाशिकी के बाद ऊष्मागतिकी, इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ताप और ऊष्मा के संबंध, ऊष्मा के अनुप्रयोग, इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत। इसके बाद आती है विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें विद्युत, इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर सब चलने वाली अननोन क्रियाओं का अध्ययन होता है, वो कहलाता है विद्युत गतिकी। और इसके बाद इसी सूक्ष्म के अंतर्गत एक आता है दोलन, दोलन तथा तरंगे, वेव्स एंड ऑक्सीलेशन। ये सब यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत गतिकी, दोलन तरंगे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्थूल भौतिकी के अंतर्गत। और इधर आप बात करते हैं सूक्ष्म भौतिकी की। तो सूक्ष्म भौतिकी में सबसे पहला पार्ट नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी लिख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि है सब भौतिकी ही, लेकिन लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बाद आता है एटॉमिक फिजिक्स या आणविक फिजिक्स, या आणविक कहो, एटॉमिक कहो, कणीय कहो, किसी भी रूप में ले सकते हो। तो कण रूप में लो, कणीय भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स। कणीय भौतिकी। इसके बाद आता है हमारा क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जिसमें छोटे छोटे कण, बिल्कुल छोटे छोटे, उनका अध्ययन होता है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं जिसको हम, इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन, अर्धचालक से जो बनी हुई चीज़ें हैं, डायोड, ट्रायोड, वाल्व, ये सब चीज़ों का जो अध्ययन, टीवी भी कैसे बनता है, उन सब का अध्ययन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अवस्थाओं का अध्ययन होता है, ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इस प्रकार से भौतिकी का वर्गीकरण किया गया और उस वर्गीकरण का नाम दिया गया भौतिकी का प्रयोजन। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, जिसका उद्भव लैटिन के सिंटिया से हुआ, साइंस। अरबी में इसको इल्म बोलते हैं, इल्म का भी अर्थ जानना होता है। संस्कृत में विज्ञानम बोलते हैं, इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। इसके बाद भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिकी यानी फिजिक्स, फिजिक्स की उत्पत्ति यूनान के फ्यूसिस से हुई। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, और प्रकृति बनती है द्रव्यमान और ऊर्जा। द्रव्यमान और ऊर्जा का इक्वेशन भी था E = mc², जो अंक आइंस्टीन ने दिया। और द्रव्यमान और ऊर्जा और उसके अननोन क्रियाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। या सिंपल वे में अगर बात करें तो प्रकृति का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा भौतिकी कहलाती। उसके बाद आपका टॉपिक आता है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। प्रयोजन के अंतर्गत भौतिकी क्या है, उसके क्या रूप हैं, कितने भाग हैं। भौतिकी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया,
पहला स्थूल भौतिकी, दूसरा सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी के अंतर्गत यांत्रिकी, मैकेनिक्स, प्रकाश की, ऑप्टिक्स, ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, विद्युत गति, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दोलन तरंगें, वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस, ये 5 पार्ट दिए गए। इसके बाद सूक्ष्म भौतिकी, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी बोलते हैं। इसके अंतर्गत 5 भाग हैं। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, कड़ी भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये था प्रयोजन। और उत्तेजना क्या कि इतने सारे भाग होने के बाद भी हमारी भौतिकी में लगातार अभिरुचि बनी होती है। कभी ये नहीं कह सकते कि अब भौतिकी समाप्त हो गई, हमारी भौतिकी समाप्त हो गई। एक्साइटमेंट जो होता है वो फिजिक्स के प्रति बना रहे, इसी का नाम है भौतिकी की उत्तेजना। अब इसके आगे देखते हैं आपके टॉपिक में क्या है। अब आपके अगले पाठ्यक्रम में है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिर्फ भौतिकी की जानकारी के बारे में है, भौतिकी के विस्तार के बारे में है, भौतिकी का यूज के बारे में है। तो उसको जो टॉपिक दिया भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, इसका आशय हम संक्षिप्त में बताते हैं। पढ़ने की तो पूरी किताब है, हमें समय भी देखना है। आपका समय बहुत कीमती है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि ठोस ज्ञान रहे, आपके भेजे में रहे, आपके दिमाग में रहे, आपके मगज में रहे, लेकिन जितना रहे वो सॉलिड रहे, तभी आप आगे बढ़ोगे। फिजिक्स के साथ मैं हूँ विजय नारायण गर्ग। पहचान लीजिए, मैंने अपना परिचय देना नहीं समझा, लेकिन देना जरूरी है, विजय नारायण गर्ग। तो भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, जो फिजिक्स है उसका इस इंडस्ट्रियल एरिया में क्या यूज है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया गया और वो समाज के किस काम में आई, ये सब जितना भी जानकारी है ये सब कहलाती है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। उसमें हुआ क्या कि इन्हीं भौतिकी के सिद्धांतों के द्वारा हमारे भगवान इस संसार में बहुत सारे भौतिकविद हुए, साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने उसी भौतिकी के नियम को लेकर के कोई न कोई खोज कर दी। और वो खोज आज समाज में बहुत सारी मुख्य चीज़ें लेकर के बैठी हुई। इसकी एक लंबी सूची है, आपके पुस्तकों में, इंटरनेट में हर जगह अवेलेबल होगी। उसमें मैं समय लगाने का कोई समय उचित नहीं समझता। संक्षिप्त में बताता हूँ। जैसे कोई आविष्कार है, आर्किमिडीज ने किया, उत्प्लावन का नियम, तरंग सिद्धांत, इन सब चीज़ों का जो भी थ्योरीज दी वो सब भौतिकी है। उस थ्योरीज से जो वस्तुएं तैयार हुई, जो आविष्कार हुआ, वो सब हमारे समाज की, वो हमारे प्रौद्योगिकी की जानकारियाँ हैं। वो आप विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। मैं आपके पुस्तक में देख पा रहा हूँ, बहुत सारा इसमें मैटर दे रखा है, तो ये आप संक्षिप्त में जानेंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। प्रकृति के मूल बल, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष टॉपिक है ये, प्रकृति के मूल बल। तो ये हम इसको कंसेप्ट हल्का सा देते हैं आपके सामने। प्रकृति के मूल बल। इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण प्रकृति में बहुत सारे बल हैं। कहीं आकर्षण, कहीं प्रतिकर्षण, कहीं घर्षण, कहीं गुरुत्वाकर्षण, बहुत तरह के बल हैं। लेकिन कुछ बल हैं जो मूल बल कहलाते हैं। जैसे हम ऐसे तमाम बल निकल आते हैं, केंद्रीय बल निकल आया, केंद्रीय बल निकल आया, घर्षण बल निकल आया, उत्प्लावन बल निकल आया। लेकिन हमारे उन सभी बलों में से कुछ मूल बल हैं जो चुने गए और उन बलों को दिया गया प्रकृति के मूल बल। वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। बाकी विस्तार से तो पढ़ने के लिए अभी पूरा चैप्टर किताब पढ़ी है, आप पढ़ते रहेंगे, पूरा सिलेबस है, पूरा पाठ्यक्रम है, लेकिन संक्षिप्त में हमारा जानकारी देना काम बनता है। इसमें प्रमुख बल होता है, सबसे पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल है वैद्युत चुंबकीय बल। या विद्युत बल, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों बातें हैं, एक ही चीज।
तीसरा बल आता है प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा आता है दुर्बल नाभिकीय बल। अब इन बलों में मैं संक्षिप्त में थोड़ा चर्चा करता हूँ। पढ़ने को तो डिटेल बहुत है, हम कैसे पढ़ते हैं संक्षिप्त में। गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये कहाँ लगता है? इस ब्रह्मांड में कि कोई भी दो पिंड हैं तो उन दो पिंडों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। ध्यान रहे, सिर्फ आकर्षण बल कार्य करता है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में कहीं भी किन्हीं भी दो पिंडों के बीच एक क्षीण आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व माने होता है वजन, गुरु माने गरु, वजन। द्रव्यमान, द्रव्यमान कारण जो वस्तुओं में जो बल उत्पन्न होता है अपने वजन, अब द्रव्यमान तो होगा ही क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति द्रव्यमान अभी बात की थी। तो द्रव्यमान कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है वो कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। फिर विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल में किसी भी दो आवेशों स्थिर हो तो बहुत बेहतर, या गतिमान हो उनके बीच भी जो बल कार्य करता है उस बल को कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। और हर पिंड में आवेश होता है, आप आगे अगली कक्षाओं में जानेंगे। आवेश होता है, अगर थोड़ा रगड़ा जाए आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हमेशा नहीं रहता, हमेशा गुप्त रहता है, तो वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय बल। फिर आता है प्रबल नाभिकीय बल। आपने बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ढेर सारे प्रतिकर्षण के बावजूद भी वो एक विशेष बल से आपस में बंधे होते हैं नाभिक में, तो वो कहलाता है, कौन सा बल है वो प्रबल नाभिकीय बल है। बहुत प्रबल होता है, इन सब बलों से ज़्यादा होता है प्रबल नाभिकीय बल, सबसे बड़ा। इसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल। एक बल होता है नाभिक में कि बहुत ही क्षीण होता है नाभिक में, वो कब देखने को मिलता है? वो कुछ विशेष परिस्थितियों में देखने को मिलता है। जैसे कोई नाभिक से कोई बीटा कण उत्सर्जित हुआ, बीटा कण उत्सर्जित होता तो जाहिर से बात उससे प्रोटॉन निकलेंगे तो कम होगा, तो वो जो उस पर जो बल कार्य करता है उस कण पर, उस समय नाभिक पर, उस विशेष परिस्थिति में, तो वो कहलाता है दुर्बल नाभिकीय बल। और इस प्रकार से धीरे धीरे हम आपके इस चैप्टर के समापन की ओर हैं। और उस समापन की स्थिति से पहले एक आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, भौतिक नियमों की प्रकृति। हम संक्षिप्त में इसकी बात करते हैं कि जो हमारे भौतिकी में जो नियम हैं, क्योंकि एक सारांश है, ये समरी है, ये जो आपका पहला चैप्टर है इसमें सिर्फ भौतिक विज्ञान में हमें क्या क्या चीज़ें हैं अंदर विस्तार से पढ़ने को मिलेगा, बाहर सिर्फ एक संक्षिप्त रूप मिल रहा है। तो उसको हम कहते हैं ये भौतिक नियमों, जो भौतिक जगत, पूरा जगत, इसमें एक सारांश दिखाया गया। दिखाते नहीं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो स्टाइल अभी सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। तो उस ट्रेलर में हमने देखा कि भौतिकी क्या है, भौतिकी का प्रयोजन, उत्तेजना क्या है, भौतिकी प्रौद्योगिकी और समाज में क्या संबंध है, भौतिकी के मूल बल कौन से हैं प्रकृति के, और उसी में आगे अगली कड़ी में एक टॉपिक आता है कि भौतिकी नियमों की प्रकृति। अब भौतिक में बहुत सारे नियम हैं, कुछ नियम हैं, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो अपरिवर्तित रहती हैं, संरक्षित रहती हैं। उन राशियों के अलावा कुछ ऐसी राशियां हैं जो संरक्षित नहीं होती, उनके जो बीच संबंध बनता है वो सब प्रकृति भौतिक के नियमों के अंतर्गत आता है। आप उसको जब क्रम से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो टॉपिक क्या है, उसके अंदर क्या है, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही संक्षिप्त में वो चीज़ समाप्त होती है। और फिर हम इसके बाद मिलते हैं अगली कड़ी में। भौतिक जगत के समाप्त हो चुका है और हम अगले चैप्टर पे मिलते हैं जो मापन और मात्रक का है। ज़्यादा अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें अपनी किताब से पढ़ सकते हैं।
या अगर किसी को भी किसी भी टाइम पे डाउट मिलता है तो निस्संदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसका उत्तर आपको अगली कड़ी में ज़रूर दूंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास संपन्न करते हैं। मैं विजय नारायण गर्ग, धन्यवाद।